हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप लोगों के लिए फिर से 1000 की जो सीरीज़ चल रही है हम लोगों की, वो मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर के आया हूँ। ये साथियों एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं। साइंस में आप लोग जो है पूरा का पूरा टारगेट कीजिएगा इस जो है, अगर आप हमारे जो है वीडियो को देखते हैं साथियों। जी हाँ, तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर दो। साथियों, एक चीज़ जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होता है साथियों, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और साथियों हम लोग भी जी तोड़ मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो वो जो होती है ओजोन परत आने से रोकती है। अब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि ओजोन परत में छिद्र जो है कैसे हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, किस गैस से हो रहे हैं। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं जिसको हम वेबिक्योर बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, पीला, नारंगी एवं लाल ये होता है। प्राथमिक रंग कहते हैं, तो आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला, ये सब जो है आपके प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाह्य रंग लाल तथा भीतरी रंग कौन सा होता है। तो बाह्य रंग जो होता है लाल होता है और भीतरी रंग जो होता है बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाह्य रंग बैंगनी तथा भीतरी रंग लाल होता है। जैसे मैंने ये देखिए इधर अभी यहाँ पे पढ़ा था बैंगनी और यह लास्ट का लाल, वही आपसे ये पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाल, नीले तथा हरे रंग के प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग हो जाता है, तब प्रकाश का रंग जो है वह सफ़ेद हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल, हरे और नीले रंग को मिलाने से बनते हैं, तो ये जो है वो पीला बन जाता है, पीला रंग। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, तो वो जो है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है, ताप और आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है। दो व्यक्तियों की पारस्परिक बातचीत में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो 30 से 50 डेसिबल के बीच में उत्पन्न होती है। फुसफुसाहट, गुस्से से बातचीत तथा लाउड स्पीकर में ध्वनि उत्पन्न होती है। फुसफुसाहट से 15 से 20 डेसिबल और गुस्से में बातचीत से 50 से 60 डेसिबल तथा लाउड स्पीकर से जो है 70 से 100 डेसिबल के बीच में ध्वनि निकलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सूर्योदय होने के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश से जुड़े हुए भी काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को जो है रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परावर्तित ध्वनि को कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रतिध्वनि, परावर्तित ध्वनि को कहते हैं। स्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत एवं परावर्ती सतह के मध्य श्रोता से कम दूरी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं, तो वो जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है छोटी से छोटी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं, तो वो होते हैं उत्तल लेंस, जो है माइक्रोस्कोप में जो है लेंस लगा होता है। आवर्धक लेंस कहते हैं, तो आवर्धक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम कितनी दूरी बनाता है, तो वो जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी बनाता है। आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया है, तो वो जो है रमन प्रभाव के सिद्धांत पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो वो होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो किया था एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो उत्तल दर्पण के प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है,
तो उसको बोलते हैं अवरक्त विकिरण, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए तो वो उत्तल लेंस का उपयोग उसको करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए, उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नहीं देख पाता है तो वो क्या होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर बनता है तो वो जो है रेटिना से आगे बनने लगता है, इसीलिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है तो वो है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? काफ़ी घुमा फिरा के है, उसको डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, कोई बात नहीं। प्रकाश का अपवर्तन, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह कहलाता है तो वो जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं साथियों, देख सकते हैं आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर बना होता है तो वो जो है क्वार्टज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर जो है ऑप्टिकल फाइबर बना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसके लिए इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो वो जो है उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने पर उसका प्रकीर्णन होगा तो उसका प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो उसका प्रकीर्णन जो है वह अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ समय अभ्यास समय चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साथियों है आपका, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है तो वो होता है, समय लगता है 1.25 सेकंड का समय जो है लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस्मिक किरणें हैं तो ये हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है, वह सूर्य से उत्पन्न होती है, इनको ही हम लोग कॉस्मिक किरणों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणों की खोज की थी तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी ये आपको बताना है, तो विक्टर हेंस ने की थी। कहाँ के? जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। अगले जो है प्रश्न पे आते हैं, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो वो जो है जो नौ संचालकों द्वारा जो है इसको प्रयोग में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह यंत्र जो पराश्रवित तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सोनार। ये जो है नौ संचालक जो जैसे नाव हैं, जहाज हैं, इस टाइप में उनको जो है वो लोग ये इसको प्रयोग में लाते हैं। समुद्र तल की गहराई अथवा समुद्र में डूबे पोतों आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो सोनार का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है तो वो पराबैंगनी विकिरण से करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है तो वो जो है रडार से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में इस्तेमाल की जाने वाली प्रकाश तरंग है तो वो जो है अवरक्त तरंग होती है। आइए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पे आ रहे हैं साथियों, हम लोग जो ये लोग आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जितने भी हैं सब काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती। निर्वात में देखते हैं कैसी होती है, तो निर्वात में होती है
3 × 10⁸ जो है ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। अगर हम पानी में प्रकाश की चाल जो है ज्ञात करें तो 2.25 × 10⁸ ये जो है पानी में इसकी चाल है। साथियों एक चीज़ ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए और ये देख लीजिएगा आप लोग, आपका चाहे NTPC हो, चाहे RPF हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, उसमें जो है आपको ये देखने को ज़रूर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल जो है 2.04 × 10⁸ होते हैं, ठीक है। और कांच में 2 × 10⁸ जो है ये कांच में प्रकाश की चाल है। रॉक साल्ट की अगर बात करें तो उसमें जो है रॉक साल्ट में जो है 1.96 × 10⁸ जो है ये मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। और नायलॉन में जो है 1.96 × 10⁸ ये जो है प्रकाश की चाल नायलॉन में होती है। ये तो ये साथियों जितने भी मैंने जो है आप लोगों को ये बताए हुए हैं ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है, वो होता है 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ तक होता है अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण नहीं होता है, तो ध्वनि का संचरण जो है वो निर्वात में नहीं होता है। आप लोगों को ये बताना है कि जैसे कहीं पे जो है बिजली चमकती है और उसके साथ गर्जना भी एक साथ दोनों होती है, तो सबसे पहले बिजली दिखाई देगी या आपको गर्जना सुनाई देगी, ये आप लोगों को कमेंट के माध्यम में बताना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ध्वनि का संचरण द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, तो वो जो है ठोस में अधिक होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो अपसारी लेंस उत्तल लेंस की भांति जो है वह बुलबुला जो है व्यवहार करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह स्थान जहाँ पर मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं वह अक्षय रेटिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है, ये वो चमकदार क्यों दिखाई देता है ये क्वेश्चन है। तो वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो है वह चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह हमेशा जो है वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, ठीक है। धूप के चश्मे की पावर होती है, तो वो होती है 0 डायोप्टर जो है उसकी पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है, तो वो जो मृग तृष्णा जो उदाहरण होता है जैसे राजस्थान या जैसे चमचमाती मतलब खिलखिलाती हुई ज़्यादा धूप में जो है रोडों पे चिकनी जो सतहों पर दिखाई देता है, या राजस्थान में जिसको मृचिका कहते हैं वही चीज़ है ये, तो उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये होता है। गर्मियों में दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, इसे कहते हैं, इसी को हम बात कर रहे थे, इसी को मरीचिका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो उसमें जो है अनंत प्रतिबिंब बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धूप से बचने के लिए छतों में रंग संयोजन सबसे उचित है, तो ऊपर उजला और नीचे काला, इससे जो है क्या होता है ऊपरी से धूप जब लगेगी तो कम अवशोषित, सफ़ेद रंग जो है धूप को कम अवशोषित करता है, इसके लिए जो है वहाँ पे ठंडा रहेगा। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है, तो वो जो श्वेत रंग होता है वो प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है, इसीलिए जो है ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है। सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है, तो वो जो है वो क्षितिज पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टेलीविज़न में पहले प्रकाश तरंगों को परिवर्तित करके दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है, तो वो जो है विद्युत तरंगों में भेजा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो अवतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, और उत्तल पे क्या होता है वस्तु से छोटा बनता है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो
वो बनता आभासी बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा, और अवतल में क्या होता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपश्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको जो है अविश्रव्य तरंगें कहते हैं। पराश्रव्य तरंगें वे यांत्रिक तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो उनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उनको पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक जो है ठोस में होती है और निर्वात में 0 होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो वो जो है मैक संख्या जो है वह प्रयोग में लाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी या पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड में कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव, यह इसका कारण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर 2 परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण होगा तो वो होगा 60 डिग्री कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह जो अपरिवर्तित रहता है उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो है कीटों को नष्ट करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है, तो वो जो है चमगादड़ उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। स्फुलिंग विसर्जन द्वारा उत्पन्न होती है, तो वो जो है लघु रेडियो तरंगे जो है वो स्फुलिंग विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। या वे तरंगे जिनकी आवृत्ति का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है वे तरंगे कहलाती हैं, तो वो तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है, तो वो होता है 3.9 इंटू 10⁻⁻7 से 7.8 इंटू 10⁻³ तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के छोटे होलोग्राम से भी उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह निरीक्षण में प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के लिए हॉल की दीवारों को में होना चाहिए, तो ध्वनि अवशोषण का प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो ध्वनि बहुत ज़्यादा जो है गूंजने लगती है। आइए अब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया है, तो आपको बताना है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेलवे में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। वायु में जो है प्रकाश की चाल जो है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है और हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकेंड होती है और भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखें तो 405 मीटर प्रति सेकंड जो है वो ध्वनि की चाल भाप में होगी। अल्कोहल में अगर देखें हम तो अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकंड होगी। और जल की अगर बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जल से काफ़ी पूछा जाता है, तो जल में जो है 1493 मीटर प्रति सेकंड होगी। समुद्री जल की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड जो है यह जो है ध्वनि की चाल होती है। पारा की अगर बात करें तो पारा में जो है 1450 मीटर सेकंड जो है यह ध्वनि की चाल होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो कांच में अगर बात करें तो कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहीं एल्युमिनियम को अगर देखते हैं तो एल्युमिनियम जो है इसकी चाल जो है 6000
6420 मीटर प्रति सेकंड जो है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल है, और लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकंड जो है यह इसकी ध्वनि की चाल रहने वाली है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आप लोग इनको जो है नोट डाउन जरूर एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे जुड़े हुए 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को कहीं ना कहीं रेलवे के एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, इसके लिए अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नज़दीक आती गाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है, यह उदाहरण है। तो ये जो है डॉपलर प्रभाव का यह उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ना जाने कितने बार रेलवे में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ना जाने कितने बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे चलने वाली प्रकाश की किरणें केंद्रित हों, तो वो जो है रेटिना पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह स्तर डेसिबल जिससे अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, तो वो 80 डेसिबल के ऊपर जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं वो सभी जो है हानिकारक ध्वनि प्रदूषक के रूप में होती हैं। अगला क्वेश्चन। आँखों की सुग्रहता सर्वाधिक होती है, तो वो होती है हरा एवं नीले रंगों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दर्पण जिससे काफ़ी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है, आवश्यक ही होगा एक उत्तरोत्तर दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम अगर देखें तो आपका जो है इस्पात, जल एवं नाइट्रोजन। इससे पहले ही आप लोगों को बताया था किसमें किसकी कितनी चाल होती है, उसी से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे कहते हैं, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण को कहा जाता है, तो वो जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, तो वो फैलाता है अवतल दर्पण जो है वो फैलाता है। खोज बत्ती में प्रयुक्त होता है, तो वो जो है नतोदर दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन। आकाश नीला दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन। अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों एवं अन्य भवनों में प्रतीत होता है, तो वो होता है दीवार, छत एवं धरातल के अपवर्ती ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि चलती है, तो ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह जो है वह ध्वनि चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो वो जो होती हैं ठोस बटा द्रव सतह पर जो है अनुप्रस्थ तरंगें जो है उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ध्वनि वायु में ध्वनि तरंगें वास्तव में होती हैं, तो वो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें जो है होती हैं। ठीक है, वायु का वेग ध्वनि का वेग वायु में होता है, अभी आप लोगों को ऊपर बताया था 332 मीटर प्रति सेकंड जो है वो ध्वनि का वेग वायु में रहता है। अगला क्वेश्चन है। ध्वनि का वेग द्रव में कितना होता है? तो द्रव में होता है 1500 मीटर प्रति सेकंड जो है यह ध्वनि का वेग द्रव में होता है। ध्वनि का वेग धातु में कितना होता है? तो वो 2500 मीटर प्रति सेकंड जो है यह ध्वनि का वेग जो है धातु में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जी हाँ, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, जी हाँ, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी, और सबसे ज़्यादा कौन सा होता है बताइए आप लोग? बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, तो वो होता है 4 × 10⁻⁵ ये जो है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है। आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि वातावरण में वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं, इसकी वजह से यह नीला दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन, टैकियान से तात्पर्य है। तो टैकियान से तात्पर्य यह है कि चालक कंपन की मात्रा, यह टैकियान कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाते हैं का प्रयोग करते हैं, तो वो जो है रेडियो तरंगों के द्वारा ही यह पता लगा पाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण है। तो यह जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन कारण है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है। तो यह कारण है वर्षा से अवशिष्ट जल कणों से प्रकाश का अपवर्तन जो है यह कारण है। अगला क्वेश्चन, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो वो जो है अवरक्त तरंगों को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अवरक्त तरंगों की खोज की थी। तो वो की थी विलियम हर्शेल ने की थी। नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसके लिए इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेडियो चुंबकीय तरंग चुंबकीय क्षेत्रों में बंकित हो जाती है, क्योंकि रेडियो तरंगें की प्रकृति होती है, तो वो होती है विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ताकि जो है आप लोगों की साइंस जो है काफ़ी बेहतर हो सके पहले की अपेक्षा, और आप लोगों का जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है वो सिलेक्शन पूरा हो जाए। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो तरंग की खोज किया था। तो रेडियो तरंग की खोज जो है वो हेनरिक हर्श ने की थी। तरंग दैर्घ्य, रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है, तो वो होती है 10 की पावर -3 1 मिमी से लेके 10 की पावर 4 मीटर्स, मतलब 10 किमी तक होती है रेडियो तरंग दैर्घ्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की आंतरिक संरचना में अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। तो वो जो है वो एक्स किरण जो है प्रयोग में लाई जाती है। कैट स्कैन का आविष्कार किया था। तो वो किया था गॉडफ्रे हासफील्ड ने 1972 में इसका जो है आविष्कार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किया था। तो वो किया था रिटेर ने किया था। किसने किया था? वो जो है रिटेर ने किया था। पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, इसका उत्तर है 10 की घात -8 मीटर से लेकर 10 की घात -7 मीटर तक जो है पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्यों? क्योंकि द्रव तथा गैसों की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है, इसकी वजह से ठोस में अधिक जो है चाल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी पाउलसन ने 1899 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तरंगों पर अंकित पद डाल्बी बी अथवा डाल्बी सी निर्दिष्ट करता है। तो वो हास्य परिपथ का जो है निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वो धूल कण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। तो वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाता है। हीरा का चमकना उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण जो है हीरा का चमकना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने वाले चर प्रभावित होते हैं, वे हैं तरंग दैर्घ्य एवं वेग। अगला क्वेश्चन, एक टीवी सेट चलाने के लिए एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो वो जो है अवरक्त किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन, 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर होगा। तो वो होगा यंत्र कारखानों का शोर या शेर की दहाड़ इत्यादि जो है, या फिर जैसे ट्रक का चलना, इन सब का जो है ये 100 डेसिबल के करीब जो है होता ही है। अगला क्वेश्चन, सामान्य बातचीत से उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता का स्तर होगा। तो वो होगा 30 से 40 डेसिबल के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है,
ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो वो जो है लेज़र बीम जो है प्रयोग होता है। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो वो जो है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर होती है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, टेक्नीशियन में आया हुआ था। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? तो वो जो है अपवर्तन के कारण जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो वो होगा 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, तो वो जो है आयन मंडल, आयनोस्फीयर जो है यह उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब होता है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। मान लीजिए पृथ्वी के पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग से 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा, तो वो जो है वो पीला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो वो है आवृत्ति मॉडुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद पहचाना जाएगा, तो केवल ध्वनि गुणता से पहचाना जाता है। हीरा का अपवर्तनांक साधारण कांच से होता है, तो वो जो है बहुत अधिक जो है होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश का तंतु काम करता है, तो वो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो वो करता है अवतल लेंस करता है उसी प्रकार से। उचित रीटे से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण होता है, तो वो होता है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक जो है इसका कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग निर्धारण होता है, तो वो होता है उस वस्तु के द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश के रंग से। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है, तो वो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, तो ये परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो साथियों 1000 की जो है क्वेश्चनों की सीरीज हमारी जारी रहेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।